हेलो बच्चों। तो आज मैं कुछ विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करूंगी। तो चलिए देखते हैं जो क्लास 10th के स्टूडेंट से पूछे जा सकते हैं। यह मैंने बिहार बोर्ड के मॉडल सेट से उठाया है। तो चलिए देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि मॉडल सेट कौन सा सब्जेक्ट है, विज्ञान। तो चलिए इसका कुछ सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। ये सोल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इसी पैटर्न से बिहार बोर्ड अपनी क्वेश्चन पूछती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है जो कैंडिडेट देख सकते हैं, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में समय बचा सके और क्वेश्चन पे डायरेक्ट मूव कर सके और क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोग इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। मैं इंस्ट्रक्शन पे देती हूँ, देख लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग कुछ भी गलत करेंगे तो फिर आपका एग्ज़ाम रिजल्ट में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, तो आप लोग देख चुके हैं इंस्ट्रक्शन, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो हमारा समतल दर्पण, उसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण की किस ओर बनती है? जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है वो दर्पण की किस ओर बनती है? तो दर्पण जो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनती है? तो वो दर्पण के आगे बनती है, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच की कोण होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तित कोण इक्वल टू आपतित किरण। तो मतलब आपतन कोण इक्वल टू परावर्तित किरण प्लस आपतित किरण। चलिए इक्वल टू करते हैं, जैसा कि दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, जो बीच का एंगल हम लोग का निकलेगा वो 60 डिग्री एंगल निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है, तो परावर्तिक प्रकाश की चाल होगी वो क्या होगी? तो आप जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपतित प्रकाश की चाल इक्वल टू परावर्तिक प्रकाश की चाल। तो इसका वैल्यू सी दिया हुआ, तो हमारा जो परावर्तिक प्रकाश की चाल है उसका भी वैल्यू सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण में कार्तीय चिर परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो जो गोलीय दर्पण होता है वो, जो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कार्तीय चिर परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के जो मूल बिंदु है वो किधर लिया जाता है? तो वो मूल बिंदु ध्रुव पे लिया जाता है, मतलब एट द पोल लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति हो जाती है। जब हम लोग का प्रकाश जो लाइट है वो ट्रेवल करता है डेंसर से रेयर मीडियम में, तो वो उसका स्पीड क्या हो जाता है? तो उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है। तो क्या हो जाता है? बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया वा, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? मतलब जो रिफ्रैक्शन होता है, विच क्वांटिटी चेंजेस ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन। जो अपवर्तन के कारण कौन सा राशि बदलती है? तो जो हमारा अधिकतर तरंगदैर्घ्य बदलता है, हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, कलर नहीं बदलता। तो हमारा क्या बदलता है? वेवलेंथ बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर दूरी वाले लेंस की शक्ति होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एफ इजकल टू 50 सेंटीमीटर अपॉन 100 इजकल टू 0.5। फोकस हमारा निकल गया 0.5। दैट फोकस का वैल्यू कितना हो गया? सॉरी बच्चों, फोकस का वैल्यू हमारा हो गया एफ इजकल टू 0.5। देन आप लोग जानते हैं पी इजकल टू 1/f। दैट एफ का वैल्यू हम लोग को मिल गया, तो 0.5, तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर ऊपर जीरो लगाएंगे तो 0/5, तो कट के कितना आएगा? 2 डायोप्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 डायोप्टर। चलिए, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। तेलीय कागज होता है, जो हमारा तेलीय कागज होता है वो क्या होता है? परभाषक होता है, मतलब पारभाषक, मतलब जिसके हम लोग आर पार क्लियरली नहीं देख सकते। मतलब जिसके आर पर हम लोग क्लियर देख सकते हैं, मतलब आर पार पूरा दिख सके, तो वो हो गया हमारा पारदर्शक। और जो इसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते उसे अपारदर्शक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं।
प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो मतलब प्रकाश की चाल सबसे कम किस पे होती है, तो वो कांच की में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जब मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, मानव नेत्र के किस भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो इमेज होता है, तो ऑब्जेक्ट होता है वो जो इमेज बनाता है वो मानव आई के मतलब जो ह्यूमंस आई होते हैं उसके किस पार्ट पे बनाता है, तो वो दृष्टि पटल पे बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है। जो नेत्र होता है, जो हमारा आँख होता है, उसके अग्र जो आगे का पार्ट जो पारदर्शी होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा कॉर्निया कहलाता है। तो उसको क्या कहेगा, कॉर्निया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। जो बाइफोकल लेंस होता है वो कौन सा दोष दूर करता है, तो वो जरा दृष्टि दोष दूर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, रोडेक्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है, तो मतलब किसके प्रति संवेदनशील होती है, तो वो धुंधली रोशनी के प्रति संवेदनशील होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है, तो वो उष्मीय प्रभाव पे प्रभाव करता है। जैसे जब जानते हैं, जब हम लोग के घर में शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो हम लोग का फ्यूज उड़ जाता है। तो जब उष्मा ज़्यादा हो जाता है, जब करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, जब करंट ज़्यादा बहने लगता है, तो उसके क्या क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो हम लोग का ऑब्वियसली फ्यूज़ डिफ्यूज़ होगा, मतलब फ्यूज़ शॉर्ट सर्किट करेगा। तो इसलिए यह कौन से नियम पे कार्य करता है, तो ये थर्मल पे करता है काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो एमीटर होता है, जिसको ए से डिनोट किया जाता है, उसमें प्लस और माइनस दोनों का साइन होता है। वोल्ट मीटर में भी देखते हैं, जिसको वी से डिनोट किया जाता है, उस पर भी देखते होंगे प्लस माइनस दोनों का साइन होता है। तो चलिए, तो हम लोग देख सकते हैं जो हमारा विद्युत सेल, जिसे हम लोग बैटरी कहते हैं, तो बैटरी पे भी आप लोग जानते हैं कि इधर एक प्लस होगा तो इधर एक माइनस होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया जिसमें नहीं होगा, तो वो हमारा कुंडली में नहीं होगा। जो हम लोग का कॉइल होता है उसमें नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थोड़ा इंग्लिश में पढ़ देते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट डज नॉट हैव पॉजिटिव एंड निगेटिव साइड, तो वो क्या हो गया, कॉइल। कॉइल में हम लोग का पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, बाकी ये एमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, और इलेक्ट्रिक सेल भी होता है, बस ये कॉइल भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो वो कौन सा मात्रक होता है, वो जूल पर सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, विद्युत हीटर के तार में कुंडली बनी होती है। जो विद्युत हीटर होता है, जैसे कि आप लोग अभी ठंडी की टाइम है, ठंडा का टाइम है, तो आप लोग देखते होंगे कि बहुत लोग हीटर जलाते हैं। तो हीटर में जो येलो कलर की जो आप लोग देखते हैं, मतलब येलो रोशनी या वाइट रोशनी, मतलब ज़्यादातर तो येलो ही आती है देखे हुए। तो जो हीट में जो कुंडली जैसा जो तार लगा हुआ होता है ना, वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, वो डाइक्रोम का बना होता है, जिसके कारण वो ज़्यादा हीट होता है और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है हीट के फॉर्म में। क्योंकि तार हीट हो जाता है, इसलिए वो हीट प्रोड्यूस करने लगता है। तो वो कौन सा हो गया, हम लोग का डाइक्रोम का तार हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड क्या कहते हैं, इसको एनर्जी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, द हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो ऑस्टन ने खोज की थी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, जो हम लोग का द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे भी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ होगा तो यहाँ पे साउथ होगा तो यहाँ पे नॉर्थ होगा, तो यहाँ पे जाते कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरते हैं। तो ये जो फील्ड लाइन होते हैं ना, यह काल्पनिक होते हैं। इमेज रियल जो रियल होते हैं, रियल नहीं होते, ये क्या होते हैं, इमेजनरी होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, काल्पनिक। क्या हो गया, काल्पनिक इमेजनरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जो द डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, क्या होगा, जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। लहू पत्थर के समय परिपथ का प्रतिरोध हो जाता है। जब लहू पत्थर मतलब जब किसी भी
कंडक्टर में जब ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो उसका प्रतिरोध जिसके कारण करंट जैसे प्रतिरोध किसे कहते हैं, जो करंट फ्लो होता है ना उसको रोकता है, मतलब उसको अपोज करता है, तो अपोज करता है जिसके कारण वह करंट को कम प्रोड्यूस होने देता है। जब लहू पतन क्या होता है, जब करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करता है, ज़्यादा फ्लो करेगा तो उसमें प्रतिरोध बहुत कम होगा, तो इसका क्या हो गया, बहुत कम। तो जैसा कि आप लोग जान सकते हैं, यहाँ पे कोई बार लोग कंडक्टर लिए, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत, वहाँ पे कोई सप्लाई वगैरह दे दिए बैटरी से, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्लाई दे दी है, जिसके कारण इसका प्रतिरोध जो ओम होता है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, मतलब बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण लहू पतन हो जाता है। तो उससे क्या हो जाएगा, बहुत कम, उसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा। अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो हम लोग का करंट फ्लो अच्छा से होगा ही नहीं, इसलिए लहू पत्थर के समय जो हमारा प्रतिरोध होता है वो कम होता है, उस समय करंट ज़्यादा होता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व होता है, जो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सा आवश्यक तत्व होता है, यूरेनियम होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं बम वगैरह ये सब बनाने में यूरेनियम का ज़्यादा ही रोल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, जो प्रकृति है मतलब जो नेचुरल है उस पे जो द बेस सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑन द अर्थ, जो अर्थ पे बेस सोर्स क्या है, इन द फॉर्म ऑफ नेचर, मतलब नेचर के फॉर्म में जो प्राकृतिक रूप से मुख्य स्रोत है, तो वो क्या होगा, सूर्य होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, मतलब आप लोग जानते हैं वाटर, वाटर वाटर किन दो गैसों से मिलकर बना हुआ था, जैसे आप लोग जानते हैं कि H2O प्लस O, तो दो गैस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है, H2O होता है। तो इसका अनुपात क्या होगा, 2:1। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बिहार बोर्ड में रिपीटेड होता है। तो आप लोग जानते हैं जैसे जैसे आप लोग जानते ही है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आप लोग जानते हैं, तो हाइड्रोजन में हाइड्रो 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 मिस हाइड्रो, तो इसका आंसर हमारा हो गया हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रो सॉरी मतलब अर्थ का मतलब निम्न से किसका अर्थ है, तो जल का अर्थ हो गया हाइड्रोजन, क्योंकि वहाँ पे रेशो भी हाइड्रोजन का ज़्यादा ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक एकक विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका आंसर डी होगा, क्योंकि AgNO3 प्लस कॉपर के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो कॉपर अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील तत्व है Ag से, तो ये Ag को रिप्लेस करके CNO3 बना लेगा और प्लस में हम लोग का Ag विस्थापित कर देगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, तो इसका आंसर हम लोग का डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये हम लोग का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा अभिकरण की क्रिया नहीं है, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है, तो वो क्या होगी, अपक्षेपण हम लोग का ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या होता है, तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, तो इसका ऑप्शन सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, तो कौन सा संतुलित नहीं है, तो आप लोग ऐसे भी छाट सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आप लोग ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 2H2O प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का वैल्यू, जो हाइड्रोजन का वैल्यू है वो 2 × 2 = 4 है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे 2 × 4 है, तो यहाँ पे ये सेम है यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे ऑक्सीजन का देख सकते हैं कि 2 वैल्यू है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 हो, मतलब 2 वैल्यू है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये संतुलित है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। चलिए ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया है, 2KClO3 प्लस डैश इक्वल टू क्या दिखा है, 2KCl प्लस 3O2। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दिया हुआ है और यहाँ पे O3 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मतलब 2 KCl दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 KCl है। यहाँ पे 2 × 3 6 हम लोग का ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 3 × 2 = 6 दिया हुआ है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये भी संतुलित है,
तो ऑप्शन नंबर ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों संतुलित है, ये दोनों बैलेंस है। चलो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक क्या दिया, CH2 प्लस Cl इक्वल टू 2HCl। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 हमारा हाइड्रोजन है, 2 हमारा क्लोरीन है। यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे Cl2, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है। तो ये भी संतुलित हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये असंतुलित हमारा, तब ये 3 ऑप्शन निकालिएगा तो असंतुलित क्या होगा, डी होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, कोई विलयन लाल लिटमस को ढीला कर देता है, उसका पीएच संभावत क्या होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं लाल लाल जब कोई लिटमस, ये सूचक है जो इंडिकेट करता है कि यह हमारा अम्ल है कि क्षार है कि न्यूट्रल है। चलिए जैसे कि आप लोग जानते हैं अगर लिटमस पेपर पे अगर जो हमारा लिटमस पेपर है उसमें कोई भी ऐसी कोई भी पदार्थ का लिक्विड डालते तो अगर वो रेड हो जाए तो वो हमारा 7 से कम होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो अम्ल हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। अगर अगर वह 7 से ज़्यादा हो गया, अगर 7 से ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा क्षार, मीन्स क्षार हो जाएगा। और 7 रहेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर 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 सिंपल शब्दों में समझते थे, जब लिटमस पेपर अगर रेड हुआ तो हमारा 7 से कम होगा, अगर 7 से कम होगा तो वह अम्ल होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो वह क्षार होगा। तो क्या पूछ रहा है कि वह जो 7 से कम होता है वह लाल कलर देता है, जो 7 से ज़्यादा होता है वह नीला कलर देता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह लाल लिटमस पेपर को जो नीला कर देता है तो वो क्या हो जाएगा, वो क्षार होगा। क्षार होगा तो वो 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक होगा तो कौन सा ऑप्शन 7 से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर 11 मतलब बी। चलिए तो इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। युत्सक पुष्पक क्या होता है, जो फिलोस्फेयर वुल होता है वो क्या होता है, वो होता है जेडेडो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैस चूड़ा के पानी को दूधिया कर देता है, मतलब उसके कलर को मिल्की वाइट कर देता है, बल्कि वाटर मिल्की कर देता है। चलिए तो उसका आंसर होगा CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, तो मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें मेथनोइक अम्ल होता है। चाहे मधुमक्खी का डंक या चाहे चींटी का डंक, ये सब में भी क्या होता है, मेथनोइक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हमारा हो गया CaSO4 होल ट्वाइस H2O, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं तो वो लवण बनाते हैं। एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म साल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु में संयोजी इलेक्ट्रोड की संख्या सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक हमारी पोटेशियम मतलब P में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। जो क्यूपराइट है वो किसका अयस्क है, तो वो Cu का है, कॉपर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है, तो आप लोग को पता होगा परमाणु संख्या ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है। तो इसको उसके KLM सेल में डिवाइड करते हैं 2 प्लस इधर जो दूसरा सेल होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 होता है। तो 2 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो अष्टक नियम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे लास्ट वाले सेल में हम लोग को 8 इलेक्ट्रॉन पुराना पड़ता है, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, तो प्लस 2 ऐड करेंगे इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो इसमें इसका संयोजकता क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। गंधक का परमाणु संख्या क्या हो जाता है, तो गंधक का परमाणु संख्या 16 हो जाता है। जो सल्फर होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 16 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं, तो ये क्या हो गया, कार्बोनिल समूह हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं।
वेल्डिंग मतलब जो वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो वेल्डिंग में हम लोग इथाइन गैस का यूज करते हैं। कौन से गैस का यूज करते हैं? इथाइन गैस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो ये किस वर्ग का सदस्य है? ये 14 वर्ग का सदस्य है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच किस सहसंयोजक बंधन होते कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कितने होते हैं? इथाइल सी ट्रिपल बॉन्ड। तो कितने हो गए? 3। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन तत्व है? तो वो कौन सा हो गया? फ्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो वो होते हैं 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी सहसंयोजकता क्या होगी? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिर 2 8 10 हो गया, फिर 8 18 हो गया और फिर 1। तो यहाँ पे 1 है, तो इसको सीधा हम लोग किसी को इलेक्ट्रॉन ये दे सकते हैं। अगर किसी का अष्टक नहीं पूरा हो तो ये हम लोग का डोनर एटम हो गया। तो इस तरह से इसका संयोजकता कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? 1। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है, तब द नंबर ऑफ द वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज 18। कितनी होती है? 18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में से कौन सा धातु है? तो कौन सा धातु हो गया? B24 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग